सेकंड लेक्चर हो चुका था। सेकंड लेक्चर में हम लोग करीब करीब यहीं पे फाइनल किए थे, है ना। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर, तो छोटे से पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे बेटा, ठीक है। आज आप लोग का डाउट सेशन भी है ना। बाकी जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ता है तो फिर हम लोग इसका डीपीपी देंगे, और डीपीपी देने के बाद उसका लाइव हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे, ठीक है। आइए, आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए बेटा। अगर होगा परेशानी तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। आइए, तो हम लोग शायद 7 नंबर पॉइंट तक डील कर लिए थे। 8 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं। 8 नंबर पॉइंट हम लोग किसको बोलेंगे बेटा, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साहब एक होता है अपर्चर, APERTURE, अपर्चर। अपर्चर को अपर्चर ही बोलिए हिंदी में। कहते हैं अपर्चर का मतलब क्या समझ में आता है, अपर्चर क्या है बेटा, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आइए, कहते हैं क्या कि ध्यान से देखिए, मान लो कि ये हमारा क्या है, एक मिरर है बेटा, ठीक है। ये इधर की ओर हमने क्या कर दिया बेटा, पेंट कर दिया, कलई कर दिया। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगा इसका पोल, और ये कहलाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। कहता है क्या बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं अपर्चर किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि ये तो एक स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर का ये कौन सा मिरर है, क्या कहलाएगा, इसका नाम क्या कहलाएगा, तो ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर होगा। ये स्फेरिकल मिरर ही है, हमारा कॉनकेव मिरर है। कहता है क्या कि लाइन ज्वाइनिंग, मतलब लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द मिरर, जो मिरर का जो एंड होगा यहां से लेके यहां तक, इस मिरर के एंड को अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे बेटा, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दिया ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे अपर्चर। क्या बोलेंगे, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे अपर्चर। फिर से एक बार समझिए क्या है कि लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर का, किसी भी गोलीय दर्पण का जो एंड पॉइंट होगा, अंतिम बिंदु, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे अपर्चर। अपर्चर को हिंदी में अपर्चर ही बोलेंगे। अपर्चर क्या है, तो लिखेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग, LINE, लाइन joining the end point of a end point of a spherical mirror। कौन सा मिरर बेटा, spherical mirror is called क्या बोलेंगे इसको, अपर्चर, is called aperture। तो यहां अगर इसको पॉइंट दे लेते हैं M और इसको N दे लेंगे, तो here HERE, here MN is called aperture। MN को क्या बोलेंगे बेटा, अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। और इसी में एक पॉइंट आता है रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर को हम लोग दिखाएंगे स्मॉल r से। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसका जो ये है C से P के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किसे दिखाते हैं, कैपिटल R से। तो यहां पे आएगा रेडियस ऑफ अपर्चर कुछ होता है, ये अपर्चर का एक रेडियस जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं बेटा, स्मॉल r से दिखाते हैं। तो रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। कहते हैं क्या कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। मतलब अगर आप देखिएगा तो ये तो एक ऐसा गोला हुआ, तो इस गोले का ये एक सर्कल बनेगा बेटा, ये एक सर्कल बन रहेगा,
अरे यार ये मिरर काटा ना, तो एक स्फीयर का ही मिरर काटा ना, तो ये वाला चीज जो दिखाई दिया ये क्या कहलाएगा बेटा, एक तरीके से रिंग टाइप का दिखाई देगा। ध्यान से देखो, ये क्या दिखाई देगा बेटा, एक रिंग टाइप से दिखाई देगा। तो इस रिंग की अपनी एक रेडियस होगी, यहां से यहां तक की अपनी एक रेडियस होगी। इसी रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। हम आपको अच्छा से दिखाते हैं, नहीं है, टूटी है, ठीक है। आइए, खैर, तो साहब मतलब आप अगर आप अच्छे से दिखाई नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखिए, माने कि ये एक मिरर है, तो ये एक गोले का एक पार्ट है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला एक सर्कल टाइप का ऐसे दिखाई देगा, मुंह जो उसका होगा एक सर्कल का टाइप का दिखाई देगा, और यही से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल आर। क्या बोलेंगे बेटा, स्मॉल आर बोलेंगे। इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर, ठीक है। तो कहता है क्या कि साहब इसी को बोलते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अपर्चर। तो कहता है क्या कि साहब रेडियस ऑफ अपर्चर, दोनों डायग्राम बना सकते हैं, चाहे तो दोनों डायग्राम बना सकते हैं। कैसा है, रेडियस ऑफ अपर्चर और सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या अंतर है। तो कहता है क्या कि साहब देखिए कि अगर मिरर जितना ही छोटा होगा, अभी इतना बड़ा मिरर है, अगर मिरर का साइज और छोटा हो जाएगा तो रेडियस ऑफ अपर्चर क्या हो जाएगी बेटा, छोटी हो जाएगी। जैसे हम आपको दिखाते हैं, इतना डायग्राम बन गया। इतना डायग्राम बनाने के बाद हम एक नया डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए। कहता है क्या, रेडियस ऑफ अपर्चर समझ में आ गया, इसी बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। हम बोले कि साहब हमारी मिरर मान लो कि इतनी ही बड़ी है, इतनी ही बड़ी है वही स्फीयर का एक पार्ट है, लेकिन अब मिरर हमारी यहां से यहां तक हो गई। तो अब यहां से यहां तक हो गई तो साहब अब अपर्चर क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी बेटा, अपर्चर कहलाएगी। तो तुम सोचो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अपर्चर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अपर्चर बोलेंगे, क्योंकि ये एक अलग मिरर हो गया ना। जैसे ये मिरर है, इस मिरर का एक छोटा सा पार्ट इधर हटा दो, आधा इधर हटा दो, ठीक है। तो साहब ये एक मिरर बना, तो इस मिरर का ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, तो यहां से यहां तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अपर्चर बोलेंगे। तो तुम ध्यान से देखो कि साहब रेडियस ऑफ अपर्चर बेसिकली किसको बताता है, तो रेडियस ऑफ अपर्चर टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द मिरर। मतलब जो मिरर जितना बड़ा होगा उसका रेडियस ऑफ अपर्चर उतना ही बड़ा होगा, जो मिरर जितना बड़ा होगा उसका रेडियस, जितना छोटा होगा उसका रेडियस ऑफ अपर्चर उतना ही छोटा होगा। तो ये रेडियस ऑफ अपर्चर के बारे में समझ में आया कि रेडियस ऑफ अपर्चर क्या बताता है। तो रेडियस ऑफ अपर्चर बेसिकली मिरर के साइज को बताता है कि रेडियस ऑफ अपर्चर जितनी बड़ी होगी इसका मतलब मिरर का साइज उतना ही बड़ा होगा। तो रेडियस ऑफ अपर्चर इसमें लिखेंगे कि रेडियस ऑफ अपर्चर टेल्स अबाउट द साइज ऑफ अ मिरर। रेडियस ऑफ अपर्चर किसके बारे में बताता है बेटा, मिरर के साइज के बारे में बताता है कि कौन सी मिरर कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। कि रेडियस ऑफ अपर्चर टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द मिरर, दैट इज कौन सा मिरर कितना बड़ा या कितना छोटा है। ठीक है, तो यहां तक हमारा बेसिक क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे, कुछ और देखेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि साहब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में रेज कैसे आएंगी और कहां से गुजरेंगी, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम लोग हेडिंग डालेंगे रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोग क्या देखेंगे बेटा, रे डायग्राम देखेंगे। अच्छा, तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास मिरर कितने हैं, दो दो मिरर हैं, ठीक है। तो साहब हम इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे कि इफ रेज आर पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल टू द PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज जो होंगी बेटा, अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती हैं, तो साहब मिरर के किस पोर्शन से कहां से वो रे गुजरेंगी उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हम दोनों मिरर को एक साथ दिखा देंगे। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मतलब अगर कोई रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो साहब ये कहां से गुजरेगी। तो हमेशा याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है तो ये रे हमेशा कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से गुजरेगी। दिस इज द प्रॉपर्टी, हम लोग पढ़े भी हैं। इट ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। तो इसमें लिखेंगे देन rays after reflection always passes through focus। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरणें, हिंदी में अगर कोई प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आती है बेटा, तो परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से ही गुजरती है। तो इफ रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो वो कहां से गुजरेंगे बेटा, फोकस से गुजरेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे दिखाएंगे, तो देखेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और ये हमारा क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। और इसका फोकस कहाँ होगा, इधर की ओर होगा। मतलब अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई, तो कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से गुजरेगी या गुजरते हुए नजर आएगी। ऐसे चली जाएगी, लगेगा कि ये फोकस से ही जा रही है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा पहला कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। अगर दूसरा हम लोग पढ़े कि अगर जो रे हैं कहते हैं क्या कि इफ रेज passes through focus, second number point, through focus। अगर ये फोकस से पास करेगी तो साहब पास करिए तो परावर्तन के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से गुजरेगी। तो ध्यान से देखेंगे कहां से गुजरेगी बेटा। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये सब आपको पता है ऑलरेडी पहले से, लेकिन बताना जरूरी है बेटा। ये हमारा पोल होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसका फोकस होगा। कहता है क्या कि अगर रे
फोकस से गुजरती है बेटा, अगर रे कैसे गुजरती है, एरो दिखाना बड़ा जरूरी है। अगर रे फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम कॉनकेव का दिखा दिए तो कॉन्वेक्स का भी इधर दिखा लीजिए बेटा। ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस। मतलब रिफ्लेक्टिंग फेस तो यही है बेटा, ये है, तो रे हमेशा इधर से ही आएगी, ऐसे नहीं कि इधर से घुसेड़ देना। आइए, तो अगर फोकस से गुजरेगी, अगर रे कैसे गुजरेगी बेटा, फोकस से गुजरेगी, तो परावर्तन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। मतलब रे ऐसे आएगी और ये ऐसे चली जाएगी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही रे डायग्राम हमेशा याद रखना है, हमेशा बनाना है बेटा। ठीक है, तो इफ रेज पासेस थ्रू फोकस देन आफ्टर AFTER आफ्टर रिफ्लेक्शन from mirror it becomes parallel, समानांतर, PARALLEL, parallel to principal axis। तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बेटा, थर्ड केस, कि अगर रे इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी तब क्या होगा। आइए, थर्ड नंबर पॉइंट, if rays passes through center of curvature, center of curvature, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तब क्या होगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आइए, कहते हैं क्या कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी तब क्या होगा बेटा। तो तुम देखो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर है तो ये जो लाइन है ये तो मिरर पे नॉर्मल हो गया ना। अरे यार, मिरर पर नॉर्मल बनाने का तरीका बताए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो हमारा स्फीयर है, ये गोला है, ये रिंग है, डिस्क है, कुछ भी है, अगर स्फीयर है, सर्कुलर पार्ट में है, तो साहब जिस पॉइंट पे रे गिरती है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तो हमेशा नॉर्मल होती है। मतलब ये मिरर पे कैसे आ रही है बेटा, 90 डिग्री पे आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। बोलो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब लाइट ऐसे आएगी और वापस ऐसे ही चली जाएगी। मतलब अपने पाथ को क्या कर लेगी बेटा, रिट्रेस कर लेगी। मतलब इफ रेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it retraces its path, मतलब जैसे गई है वैसे ही आ भी जाएगी बेटा। ठीक है, मतलब ऐसे अगर लाइन ऐसे भी जाएगी तो ऐसे ही आ जाएगी लाइट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सा। अब ऐसे ही हम लोग किससे बना लेंगे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का देख लेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर लाइट कैसे गुजरती है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, तो मतलब
लाइट अगर ऐसे आ रही है इस मिरर पे तो नहीं लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो लेकिन जाएगी नहीं, यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये ऐसे आएगी और ऐसे ही वापस चली भी जाएगी बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे रिवर्स चली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि अगर लाइट, सबसे आसान और बेहतरीन, कि अगर लाइट पोल से गुजरे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, इफ रेज पासिस थ्रू पोल ऑफ अ मिरर, अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण के पोल से अगर पास करे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, मान लें कि ये हमारा क्या हो गया बेटा, मिरर हो गया। ये हो गया इसका पोल, यही ना पोल हो गया। अब लाइट कैसे आएगी, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इधर फोकस हो गया, बीच में इधर फोकस हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको दिखाना है फोकस, तो दिखा लो, ये फोकस होगा। अगर प्रकाश की किरणें इस पोल पे आई बेटा, तो आई तो किसी एंगल से आएगी। तो मान लो कि ये थीटा डिग्री के एंगल पे आई। कितने एंगल पे आई बेटा, तो ये जो प्रकाश है, लाइट है, वो इस पोल पे आ रही है थीटा डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या कि जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से चली भी जाएगी। ये क्या होगी बेटा, जितने एंगल से आएगी उतनी ही एंगल से वापस चली जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये तो बेसिकली एक नॉर्मल है इस मिरर पे। तो नॉर्मल है तो जितने एंगल से आएगी उतनी ही एंगल से चली भी जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग देखें किसका बेटा, तो ये कॉनकेव मिरर का देखें। ऐसे ही हम लोग किसका देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का। इधर की ओर पेंट कर दें तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये हो गया इसका पोल हो गया, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस इधर होगा। आई, अब प्रकाश की किरणें कैसे आई बेटा, पोल पे आई, तो इसके साथ भी वही कंडीशन घटेगा कि जितने एंगल पे आएगी, मतलब ये आ रही है तो एरो दिखाना भूलना नहीं है, उतने ही एंगल से वापस चली भी जाएगी। तो ये भी एंगल थीटा से ही वापस चली जाएगी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब, बेहतरीन। तो ये 4 डायग्राम रे का आपको एकदम कॉन्फिडेंट होके आना चाहिए कि अगर रे पोल से गुजरेगी तो जितनी एंगल से आएगी उतनी एंगल से वापस चली जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा थे कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो अपने पाथ को क्या कर लेगी बेटा, रिट्रेस कर लेगी। तीसरा कंडीशन क्या पढ़ा है कि अगर रे फोकस से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से गुजरेगी, तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। चौथा पढ़ाया हमने कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो टकराने के बाद वो हमेशा कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से ही गुजरेगी। ये सब का सब जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमेशा पैरेक्सियल रेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, तो ये इतना पॉइंट्स हम लोग को हो गया। अब हम कल आपको बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे बेटा, मेन हम लोग को पढ़ना है बोर्ड के लिए, ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन, तो मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी बेटा, मिरर फॉर्मूला। ये बोर्ड के लिए इसमें लिखना आना चाहिए आपको, तो वो सारी लैंग्वेज वगैरह सब चीज हम आपको यहाँ पे लिखवा देंगे, सेम एज इट इज ऐसे आपको याद होना चाहिए। और यही एक 5 नंबरिया क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये वो फिक्स होता है, इसको एकदम देखिएगा, ध्यान से देखिए। हेडिंग डालेंगे बेटा मिरर फॉर्मूला। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग, मिरर फॉर्मूला। शाबाश। आइए, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो रहा हो बेटा, है ना, तो हम लोग का लाइव क्लास चलेगा। तो उस लाइव क्लास में हम आप लोगों को, जैसे आज ही है लाइव क्लास हम लोग का 2 बजे से, कितने बजे से है, 2 बजे से है, 2 से 3 का लाइव क्लास है। तो उस लाइव क्लास में आप लोगों को जो भी अपना डाउट्स है, जो भी आपको छूट मुट गया है, तो उसको आप लोग व्हाट्सएप पे भेज देना है, उसके बारे में हम उसको बता देंगे, ठीक है। आइए पूछ लेना वहाँ पे।
कहता है क्या नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई बोर्ड के लिए बेटा, ये क्या है तो मिरर फॉर्मूला। तो हेडिंग डालेंगे बेटा मिरर फॉर्मूला, MIRROR, मिरर फॉर्मूला। क्या मास्टर ये मिरर फॉर्मूला क्या है? तो मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है मिरर फॉर्मूला में। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पे कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। इसी को हम लोग क्या करना है बेटा, हम लोग को प्रूफ करना है। ये प्रूफ आप 10th में भी पढ़े थे, तो 10th में इसका प्रूफ कुछ अलग होता है, 12th में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ कुछ अलग होता है। कैसे? तो ध्यान से देख, हमने क्या किया, एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं जिससे आप लोग को दिखाई दे अच्छे से। ये हमने बना लिया एक मिरर। अच्छा, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये इसका मान लीजिए फोकस हो गया, ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया बेटा, ऑब्जेक्ट पुट कर दिया। तो तुम ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा पोल, ये पॉइंट कौन सा होगा हमारा पोल हो जाएगा। ध्यान से समझना है बेटा, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बेहतरीन तरीका है। ये पोल हो जाएगा। कहते हैं क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। f और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे बाबू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है आधा होता है। f बराबर r/2 अपने पढ़ा है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, चाहे भी रे डायग्राम बनने दीजिए, उसका बाद हम इसको और नोटेशन हम लोग कर देंगे। आइए, कहते हैं क्या करना है कि ध्यान से सोचो कि हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा वही देखना है। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से एक लाइट को क्या करिए बेटा, इस मिरर पे गिराइए, गिरा दिया। गिराने के बाद क्या करना है, तो तुम सोचो कि साहब कितने एंगल से ये आई है, रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो साहब कितने एंगल से आई है वो निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने का तरीका क्या है, इस पॉइंट पे पहले हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। और नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है कि साहब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को क्या करते हैं मिला देंगे, तो वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी नॉर्मल। ये क्या कहलाएगी हमारी नॉर्मल। तो ये मान लो आई आपका थीटा डिग्री, ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, एक काम करो, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा सा हो गया, थोड़ा बड़ा बनाने दीजिए इसको। ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा हमारा पोल, और यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है, आइए अब हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट इस मिरर पे गिरा देंगे। मिरर पे गिराया, तो गिराने से क्या हुआ, अब ये लाइट क्या करेगी, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करने का तरीका क्या है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे, ये होगा इसका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा थीटा। तो जब जितने से आएगी क्या उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगी।
तो जितने से ये आई है ये हो गया नॉर्मल, ये लाइन कौन सा हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द मिरर। तो जितने एंगल से आ रही है क्या उतने ही एंगल से ये वापस चली भी जाएगी, हमने पढ़ा है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब आप सोचो कि साहब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज कैसे बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनता है बेटा। तो जब दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जिस बिंदु पर कट करेंगी तो वहीं पे हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए क्या करना तरीका है, तो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका क्या है कि एक रे को मिरर के नॉर्मली पोल से गुजार दो। तो ये पोल पे जैसे आएगी बेटा क्या वैसे ही अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों, एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दोनों आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो इस जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसी पॉइंट पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, आपका इमेज बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए, अब इसका नामकरण कर लीजिए। तो यहाँ पे डाल लीजिए m, इस पॉइंट को आप n डाल लीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये m है तो ये पॉइंट मान लीजिए आप n मान लीजिए। ठीक है, आइए तुम ध्यान से देखो कि साहब u किसे कहते हैं, v किसे कहते हैं, f किसे कहते हैं। तो u बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, मतलब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा पोल। तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी इसी को हम लोग बोलते हैं u। मतलब यहां से ध्यान से देखिएगा, पोल हो गया, पोल यहां पे है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे u। मतलब u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है हमारा बेटा, इमेज है। ये क्या है हमारा, इमेज है, इमेज। अब कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द आर। नहीं, और ये तो फोकस है, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ। और f बराबर क्या होगा, r/2। ठीक है, आइए तो इसी को फोकस बोलेंगे। अब क्या होगा वो छोड़िए, इसी को बोल देंगे f। ज़्यादा लिखने पे घचपच हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे। क्या डायग्राम आपने बना लिया, ध्यान से देखिए। डायग्राम में क्या करना है कि यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से लाइट गिरेगी और टकरा के आएगी। तो कैसे टकरा के आएगी बेटा, तो आने के लिए हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाने के लिए उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या कर दिया, मिला दिया डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से। तो ये डॉटेड लाइन आपको क्या दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है इस बिंदु पे। अच्छा, तो जितने एंगल से आएगी तो वो एंगल हमने क्या माना, थीटा मान लिया। तो अगर थीटा डिग्री से आएगी तो थीटा डिग्री से ही क्या करेगी बेटा, चली भी जाएगी वापस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कहते हैं क्या कि हमने थोड़ा बहुत दो है वो नामकरण कर दिया है। पोल से जो ऑब्जेक्ट है उसकी बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, u। अच्छा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, f। और इसे f को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, लेंथ ऑफ द फोकस। अच्छा, ये सब चीज समझ में आ गया। बाकी नामकरण हम बाद में लिख देंगे कि u को क्या बोलते हैं, v को क्या बोलते हैं, r को क्या बोलते हैं। अच्छा, अब एक काम करो कि मान लो कि ये वाला एंगल है आपका अल्फा, ये वाला एंगल जो है इस एंगल को मान लो बीटा, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को मान लीजिए आप गामा। क्या मान लीजिए बेटा, गामा मान लीजिए, मान लिया। अच्छा, अब करना क्या है कि हम लोगों को बेसिकली बोर्ड में लिखना है। तो बोर्ड में क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। तो वो लैंग्वेज लिखने के लिए बेटा हम आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, और कुछ नहीं, जो आपने बनाया है उसी को बस लैंग्वेज में लिख देना है, और बाकी इसका डेरिवेशन का प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उससे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ मानेंगे इन द गिवन फिगर, मतलब जो चित्र बना है
उस चित्र में O is an object and a ray of light, ray of light OM incident on the mirror. मतलब कि ये O हमारा गिवन डायग्राम में, जो गिवन डायग्राम है, इस गिवन डायग्राम में O क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है. O इज एन ऑब्जेक्ट एंड अ रे, और एक किरण जो है, रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की एक किरण OM, कौन सी प्रकाश की किरण है? OM है, जो इस दर्पण पे क्या कर रही है? आ रही है, इंसिडेंट कर रही है. ठीक है. नाउ CM, ये CM is normal to the mirror जो CM है इस दर्पण पे क्या है? लंबवत है, मिरर है. which makes an angle theta with the इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है. MI is the reflected ray which cut the principal axis PA का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट I, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को MI क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे कट कर रही है बेटा? I पे कट कर रही है. ठीक है. I यहां तक हो गया. I अब हम लोग लिखेंगे MI is the reflected ray which cut the principal axis at I. ठीक है. Now a second ray OP incident on the mirror normally and नॉर्मली आ रही है, तो I बराबर 0, तो R बराबर क्या आ जाएगी? 0. मतलब OP एक दूसरी इंसिडेंट रे है जो मिरर पे आ रही है. I और आने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी. विच retraces its path so इसलिए PO is the ये PO है, PO is the reflected ray. नाउ अब क्या लिखेंगे? अब दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई ना. एक कौन सा है? MI और दूसरा PO. दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही हैं? I पे कट कर रही है. नाउ बोथ रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है? MI
and PO cut at a point I on the प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बेटा? आई पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के आई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। कट कर दिए। वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, जहां पे इमेज क्या करिए बेटा? बनी है। ठीक है, नाउ हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ओ, अब देखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल OMC में, इन ट्रायंगल OMC में, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल OMC में बाबू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपने पढ़ा है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर क्या हो जाएगा? बीटा। मतलब इन ट्रायंगल OMC में, तो OMC में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग टू एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस थीटा बराबर किसके होगा? बीटा के। तो अल्फा प्लस थीटा बराबर किसके होगा बेटा? बीटा के। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 1 मान लो। दूसरा, इन ट्रायंगल CMI में, कौन से, फिर से देखो बेटा, कौन से ट्रायंगल में? CMI में, तो ये भी बीटा प्लस थीटा किसके बराबर होगा? गामा के बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल CMI, इसमें भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? बीटा प्लस थीटा किसके बराबर होगा? गामा के। तो बीटा प्लस थीटा बराबर क्या होगा? गामा के। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ दो। अब आप ध्यान से देखो कि साहब हमको इस थीटा को क्या करना है बेटा? एलिमिनेट करना है। मतलब इस थीटा को इन दोनों के इक्वेशन से क्या करना है? उसको हटा देना है। तो हटाने के लिए हमको क्या करना है कि साहब 1 में से 2 को क्या कर दो? सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा बराबर है आपका बीटा के, और यहां पे हो जाएगा बीटा प्लस थीटा बराबर हो जाएगा किसके? गामा के। तो ये 1 है, 1 में से 2 को घटाओगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस थीटा इज बीइंग कैंसल आउट बाय माइनस थीटा। तो आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा बराबर बीटा माइनस गामा। नहीं, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा? आगे सॉल्व करेंगे। तो इतना लिख लीजिए, लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या हम इसको अब मिटा दें? ठीक है, तो इसको हम मिटाने वाले हैं, डायग्राम अभी रहेगा। ठीक है, आई वहां से देखिए। इसके बाद यहां पे आना है बेटा, ध्यान से देखिए क्या है आपका? अल्फा माइनस बीटा बराबर है बीटा माइनस गामा के। एक काम कीजिए, बीटा को एक साथ, अल्फा गामा को एक साथ कर लीजिए। अल्फा प्लस गामा बराबर, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बीटा के। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब कहता है क्या कि बाबू अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम ये जो मिरर फार्मूला डिफाइन कर रहे हैं 1/v + 1/u = 1/f जो निकालने वाले हैं,
बहुत एक चीज़ तो छूट गया यहाँ पे कि साहब यहाँ से इमेज से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, v बोलते हैं। मतलब इमेज का पोल से दूरी क्या कहलाएगा बेटा, v कहलाएगा। अच्छा अब आइए ध्यान से देखिए, कह रहे क्या, हमको तो बेसिकली ये फॉर्मूला लाना है। इस फॉर्मूला को लाने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रे दिखाई दे रही है ये रे बेसिकली पैराक्सियल रेज है और ये मिरर के बहुत ही पास में है, क्लोज में है। मतलब ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी होगी। पैराक्सियल रेज बता चुके हैं, पैराक्सियल रेज आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बताए हुए हैं, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो कह रहा है क्या कि साहब हम जो ये फॉर्मूला डिफाइन करने वाले हैं तो ये फॉर्मूला तभी आएगा जब ये रेज क्या हो बेटा, पैराक्सियल हो। तो पैराक्सियल का मतलब ये थीटा क्या होगा बेटा, बहुत ही छोटा होगा, और थीटा बहुत छोटा होगा तो ये जो होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब तुम ध्यान से सोचना बेटा कि अगर ये प्रिंसिपल ये पॉइंट ये थीटा बहुत छोटा होगा तो ये पॉइंट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। जब यहाँ पे होगा तो ये थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो तुम ध्यान से सोचो कि ये जो डिस्टेंस है एन पी, तो ये बेसिकली ये पॉइंट तो बेसिकली जब ये यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बेसिकली पी पॉइंट को ही टच करते हुए नजर आएगा। तो ये जो एन पी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट जैसे जैसे यहाँ पे आएगा, क्योंकि थीटा हमारी क्या है, बहुत छोटी, क्योंकि रे हमारी क्या है, पैराक्सियल है। अगर रेज पैराक्सियल है तो ये जो पॉइंट होगा थीटा बहुत छोटा होगा तो ये पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज हो जाएगा, मतलब इधर कहीं आ जाएगा। तो जब इधर आएगा तो ये पॉइंट इधर आया तो साहब ये एम एन क्या है, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो एनपी का जो डिस्टेंस अभी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत छोटा दिखाई देने लगेगा। मतलब ये एनपी है ये हमारा क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि हियर यहाँ पे हियर वी assumed ASSUMED here we assumed that rays are paraxial, PARAXIAL। here we assume that rays are paraxial, rays हमारी क्या होंगी, पैराक्सियल होंगी, इसलिए थीटा विल बी वेरी स्मॉल। और थीटा क्या होगा बेटा, बहुत छोटा होगा। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो थीटा अपने आप क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। जब थीटा छोटा होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये जो लाइन होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिकली पैरेलली दिखाई देनी आएगी। तो इसलिए अल्फा बीटा और गामा ये जब पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा तो ये सारे के सारे लेट जाएंगे एक तरीके से लाइंस। तो अल्फा बीटा और गामा भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए अल्फा कॉमा बीटा and gamma are also very small। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, बहुत ही छोटे हो जाएंगे। एंड और ये जो पीएन डिस्टेंस है, इस पीएन डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। एंड पीएन डिस्टेंस is assumed negligible। और इस पी एन डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, नेग्लिजिबल मान लेंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए ये सब मिटा दो, इसका भी कोई यूज नहीं है, इन सब का यूज नहीं है, वहां पे तो लिखा ही गया है। आई अब भाई ये सब एजम्पशन जो था हमारा वो सब का सब हमने क्या कर दिया, लिख लिया। अब हम फिर से वापस आ रहे हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 पे। नाउ चूंकि अल्फा प्लस गामा बराबर क्या है 2 बीटा के, और अल्फा बीटा गामा भी हमारे क्या है बेटा, बहुत छोटे हैं। तो सोचो अगर थीटा छोटा होगा तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा लिखा जा सकता है। तो हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर
tan अल्फा लिखा जा सकता है और गामा को क्या लिख सकते हैं, tan गामा लिखा जा सकता है, tan गामा बराबर 2, और बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा लिखा जा सकता है। इतना लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। आपको पढ़ाए थे जब थीटा बहुत छोटा होगा, तब इसके पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा। थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, टैन थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा लिखा जा सकता है। मतलब अल्फा को क्या लिखेंगे, टैन अल्फा लिख देंगे। अच्छा, अब जब टैन अल्फा आ गया तो अब एक ध्यान से देखिए, टैन अल्फा तो अल्फा ये है ना, तो साहब अब एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ओ एम एन एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ एम एन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सोचो कि tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा एम एन बाई ओ एन। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एम एन बाई ओ एन प्लस tan गामा क्या हो जाएगा, तो tan गामा हो जाएगा एम एन बाई आई एन, एम एन बाई आई एन हो जाएगा बराबर 2। और tan बीटा, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी एम एन ट्रायंगल में देखो, सी एम एन ट्रायंगल में देखो तो tan बीटा बराबर हो जाएगा एम एन बाई सी एन, एम एन बाई सी एन नहीं आई, या एम एन बाई ओ एन। साहब जो ओ एन है, क्या हम ओ एन को क्या ओ पी लिख सकते हैं, क्योंकि साहब ये वाला डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल ही है, तो ओ एन को ओ पी लिखा जा सकता है। तो ओ एन इज टर्म्ड एज ओ पी प्लस एम एन बाई आई एन, आई एन को क्या लिखा जा सकता है, आई पी, वेरी गुड बेटा, आई पी लिखा जा सकता है बराबर 2 एम एन बाई सी एन, सी एन को क्या लिखा जा सकता है, सी पी लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख देंगे, सी पी लिखा जाता है। अब देखो इधर भी एम एन है, ऊपर में एम एन और इधर भी एम एन है, तो क्या ये सब एम एन कट जाएंगे, तो या ऊपर में क्या बच जाएगा 1, और ओ पी, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है बेटा, यू। क्या इसको यू माना जा सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाई, कट गया तो बचा 1 आई पी। आई पी को क्या लिखा जा सकता है, तो आई से पी तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या देखे हैं, वी, क्या बोलेंगे इसको, वी बोलेंगे बराबर 2 अब 1 बाई सी पी। तो सी से पी तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा आर। या इसको और सजा लीजिए, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी बराबर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 बाई आर, 1 बाई आर बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, देखो अभी ऊपर में है, या वी को ऐसे लिख लो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई आर बाई 2 को क्या बोलते हैं बेटा, एफ। बाबू ये देखो तो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। बोलो आ गया, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। आया कि नहीं आया, बोलो क्या आ गया कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला, MIRR, मिरर फॉर्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबरिया में एक बार जरूर इसके लिए सोच सकते हैं बेटा 100%। आइए तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला पूरा बोर्ड पॉइंट को नजर में रखते हुए बेटा हम लोग इस फार्मूला को क्या करते हैं, डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, इसका एकदम डेरिवेशन याद रखिएगा। अब कहता है क्या कि साहब मिरर फार्मूला तो डिफाइन हो गया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, कह रहा है क्या कि ये जो मिरर फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए वैलिड नहीं होगा, ये मिरर फार्मूला दोनों मिरर के लिए वैलिड होगा। मतलब स्टार देके लिख लेंगे कि दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर बोथ
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर के लिए वैलिड होगा बेटा, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यूज, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकस निकालना है, तो जो डिस्टेंस गिवन है उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू पुट करना है तो कैसे पुट करेंगे, हमेशा उसके साइन के साथ, साइन कन्वेंशन भी बताने वाले हैं, लेकिन हम यहीं पे लिख देंगे पुट द वैल्यूज विथ देयर साइन, वैल्यू को उनके साइन के साथ ही पुट करना है बेटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। और एक चीज और याद रखिएगा बेटा, ये मिरर फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन है, तो ये पैराक्सियल रेस के लिए ही डिफाइन होता है बेटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी को टाइम बचाने वाला एक फॉर्मूला हम आपको लिखवा देते हैं। क्या, कौन सा फॉर्मूला बेटा, टाइम बचाने वाला फॉर्मूला, कि डायरेक्ट अगर आपको इमेज निकालना है तो इमेज निकालने के लिए टाइम सेविंग फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, टाइम सेविंग फॉर्मूला, टाइम सेविंग मिरर फॉर्मूला। टाइम सेविंग मिरर फॉर्मूला क्या है, देखो, चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाता है, 1/f। तो जनरली आपको क्या निकालना होता है बेटा, v निकालना होता है, इमेज डिस्टेंस निकालना होता है। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u, या 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, u इंटू एफ। तो f ने f को मारा तो यहाँ क्या बच गया, u माइनस एफ, इसलिए v बराबर हो जाएगा u इंटू एफ बाई u माइनस एफ। ये है आपका इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर उस मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो साहब आपको डायरेक्ट इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए तरीका क्या है कि v बराबर u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, साइन के साथ पुट कर लेना है, इसमें भी आपको आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। कैसे होगा, अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी उसको डील करेंगे, ठीक है। बोलो इतना हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग साइन कन्वेंशन, यही जो अभी पढ़ा है ना कि पुट द वैल्यूज विद देयर साइन, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब, साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन बाबू जिसको सही तरीके से समझ में आ गया और लगाने आ गया, तो साहब उसको पूरे ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड जीवन का कोई भी न्यूमेरिकल दे दीजिए, उसको कभी गलत नहीं आएगा, उसका आंसर हमेशा सत्य आएगा, सत्य वचन की घड़ी में आएगा। अरे बोलो हाँ आया, तो ध्यान से देखो, कहता है, लिखेंगे बेटा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, तो ध्यान से देखो, मान लो कि ये हमारी एक मिरर है, ये हमारा F है, ये हमारा C है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है क्या कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट तो मिरर पे इस ऐसे पड़ेगी और ये है इसका पोल, ठीक है। तो कहता है क्या कि सबसे पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन में, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि साहब ऑल द डिस्टेंस, जितनी की जितनी डिस्टेंस होंगी, ऑल द डिस्टेंस DISTANS
CE, all the distance are always calculated या measured from pole। कहाँ से मेजर किया जाएगा बेटा? पोल से मेजर किया जाएगा। मतलब पोल इज assumed as origin, मतलब इसको हम लोग ऑरिजिन एज्यूम करेंगे तो मतलब यहीं पे क्या मान लेंगे बेटा? 0,0। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन पे ही हम लोग 0 0 फिक्स करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पढ़ाया जा रहा है कि साहब जितना भी डिस्टेंस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना होगा वो सब का सब डिस्टेंस यहीं से मेजर किया जाएगा। कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से मेजर किया जाएगा। और पोल को ही हम लोग क्या मान लेंगे? ऑरिजिन। तो जैसे ही पोल को ऑरिजिन मानेंगे तो हेने अगर जाओगे बेटा तो प्लस हो जाएगा, हेने जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ऑल द डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम pole along principal axis। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग। तो यही ना हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा पॉइंट है, ध्यान से देखिए कि डिस्टेंस मेजर्ड along principal axis in the direction of इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण के दिशा में। आपतित किरण के दिशा में, अभी सब बता देंगे, आप पहले याद रखना है कि आपतित किरण के दिशा में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो दूरी मापी जाएगी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। वो हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। एंड डिस्टेंस मेजर्ड along principal axis in the direction opposite to the incident ray will be negative। वो हमेशा क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। मतलब इस पॉइंट को समझना है। सबसे पहले जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो सब कहां से कहां होगा बेटा? पोल से मेजर होगा। अच्छा, करें क्या कि ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो लाइट तो हमेशा इधर ही पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग फेस तो यही है, इधर तो लाइट गिर नहीं सकती है, तो लाइट गिरेगी इधर ही से। मतलब ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा इधर ही, और इधर ही से लाइट को हम लोग गिराएंगे। तो इधर से अगर लाइट को गिरा रहे हैं तो तुम सोचो कि लाइट ऐसे पड़ रही है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग क्या होगा? ऐसे हो गया। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कैसे आ रही है? ऐसे। तो अगर इधर की ओर जो भी चीज होगा, जो भी चीज मेजर किया जाएगा कहां से? द पोल से, तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर की ओर जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पे जो ये फोकस है, इस फोकस को हम लोग मेजर करेंगे। तो तुम सोचो फोकस को मेजर करेंगे तो फोकस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो कैसे मेजर करेंगे? तो हम मेजर करेंगे कहां से बेटा? पोल से फोकस जा रहे हैं किधर? इधर जा रहे हैं। और इंसिडेंट रे कैसे होगी? इधर की ओर होगी। तो साहब ये फोकस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल से इधर की ओर जाएंगे तब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर किया जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो साहब अगर पोल यहाँ पे है तो यहाँ से इधर की ओर जाएंगे, पोल से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, तो इसके इधर मेजर किया जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अभी के सिचुएशन में सब के सब हमारे क्या है, निगेटिव होंगे। तो वही कह रहे हैं क्या कि डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे जा रही है, तो इधर की ओर जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा कहां से, द पोल से, इधर की ओर जाओगे तो पॉजिटिव और इधर की ओर जाओगे तो निगेटिव। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर की ओर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा और इधर की ओर हमेशा क्या होगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया, शाबाश। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि हाइट या डिस्टेंस ही मेजर कर लिख लो, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई चीज होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में कुछ भी होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, BELOW, बिलो मतलब नीचे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नेगेटिव। मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर ये आप मिरर बना लेते हैं बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर में कोई भी चीज़ मेजर किया जाएगा, ये हाइट, तो ये हमेशा होगा पॉजिटिव, जबकि इसके नीचे इधर हो जाए इधर हो जाए उसे कोई लेना देना नहीं है, इसके इधर हो जाएगा तो वो हाइट हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सा। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब इस साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग जो इमेज डिस्टेंस अभी पढ़े हैं, मतलब मिरर फार्मूला जो पढ़े हैं बेटा, उस मिरर फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन के बाद और आगे हम लोग लेक्चर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही, पूरा का पूरा इसको याद कर लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है, और जहाँ भी साइन कन्वेंशन हो या इधर उधर हो उस सब चीज़ को आपको क्या करना है, हमसे डाउट क्लास में उसको क्या करना है बेटा, पूछ लेना है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।